everyone. Online class 6, subject science, chapter 15, part 3. Water vapor, jal vasp. Air also contain water vapor. We cannot see water vapor present in air because it is water in the form of a gas. When air comes in contact with a cool surface, as that of a glass containing ice cold water, the water vapor present in it condenses to form tiny drops of liquid water on the cold surface. Water vapor comes into the air from the evaporation of water taking place on the earth in ponds, lakes, rivers, and oceans, etc., and from transpiration. The presence of water vapor in air is important for the working of water cycle in nature. This is because it is water vapor present in air which rises high in the sky along with hot air, gets cooled, condenses to form clouds, and then brings rain on the earth. वायु में जल वाष्प भी होता है। हम जल वाष्प को हवा में मौजूद नहीं देख सकते हैं क्योंकि यह गैस के रूप में पानी है। जब हवा एक ठंडी सतह, एक गिलास जिसमें बर्फ ठंडा पानी होता है, के संपर्क में आता है तो उसमें मौजूद जलवाष्प ठंडी सतह पर तरल पानी की छोटी छोटी बूंदों की बनने के लिए संघनित होती है। जलवाष्प पृथ्वी पर तालाब, झीलों, नदियों आदि में और बाष्पोत्सर्जन से होने वाले पानी का बाष्पीकरण से हवा में आता है। प्रकृति में जल चक्र के काम के लिए हवा में जलवाष्प की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह हवा में मौजूद जलवाष्प है जो गर्म हवा के साथ साथ आकाश में ऊंचा उठ जाता है और ठंडा हो जाता है, बादलों के रूप में संघनित होता है और फिर अर्थ पर बारिश लाता है। डस्ट पार्टिकल्स, धूल के कण। डस्ट पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द एयर। द डस्ट पार्टिकल्स कम into air from a number of sources such as bowling of wind, traffic on the road, dusting at home, earth moving operation, construction activities, and agriculture particles. The presence of dust particles in air varies from time to time and place to place. We normally breathe in air, inhale air through our nose. This is because fine hair and mucus are present inside the nose to prevent dust particles from entering into our respiratory system. We should never breathe in air or inhale air through our mouth. This is because if we breathe through our mouth, then dust particles present in air many might enter our respiratory system, lungs, etc. and damage our health. अब हम देखते हैं धूल के कण हमेशा हवा में मौजूद होते हैं। धूल के कण कई स्रोतों से हवा में आते हैं, जैसे कि हवा बहना, सड़कों पर ट्रैफिक, घर पर धूल उड़ना, गाड़ी का चलना, संचालन, निर्माण गतिविधियां और कृषि प्रथाओं। हवा में धूल के कणों की उपस्थिति समय समय पर और जगह जगह में बदलती रहती हैं। हम आमतौर पर अपनी नाक के माध्यम से हवा में से सांस लेते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि धूल के कणों को हमारे श्वसन तंत्र में प्रवेश करने से रोकने के लिए नाक के अंदर महीन बाल और बलगम मौजूद होते हैं। हमें कभी भी हवा में सांस नहीं लेना चाहिए या सांस लेना चाहिए तो हवा हमारे मुंह के माध्यम से। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम अपने मुंह से सांस लेते हैं तो हवा में मौजूद धूल के कण हमारे मुंह के अंदर प्रवेश कर सकती है और हमारे श्वसन तंत्र, फेफड़ा आदि और हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसान पहुंचाती है। स्मोक, धुआं। Sometimes smoke is also present in the air. Smoke consists of fine carbon particles and some gases. Smoke is produced by the burning of fuels
such as wood, coal, kerosene, petrol, and diesel, etc. Smoke is always harmful. Breathing in air containing some smoke damages our health. कभी कभी हवा में धुआं भी मौजूद होता है। धुआं में ठीक कार्बन के कण और कुछ गैसें होती हैं। धुआं ईंधन जैसे लकड़ी, कोयला, मिट्टी के तेल, पेट्रोल और डीजल आदि के जलने से पैदा होता है। धुआं हमेशा हानिकारक होता है। धुएं वाली हवा में सांस लेना हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। स्मोक कमिंग आउट ऑफ द टेल चिमनीज ऑफ अ फैक्ट्री। किसी फैक्ट्री की लंबी चिमनियों से निकलता धुआं। स्मोक विंग emitted by the exhaust pipe of a vehicle। किसी वाहन के निकास पाइप से धुआं निकलता है। Policeman regulating traffic wearing mask to protect himself from smoke emitted by vehicles around him। खुद को उत्सर्जित होने वाले धुएं से बचाने के लिए ट्रैफिक मास्क पहने पुलिसकर्मी उसके आसपास के वाहन से बचते हैं। The tall chimneys in factories are installed to take the smoke produced in the factory high up in the air so as to reduce its harmful effect on the ground. The burning of fuels such as petrol and diesel in the engines of vehicles such as cars, buses, and trucks, etc., also produces smoke containing harmful gases. This smoke is emitted into air through the exhaust pipes connected to the engines of vehicles. The traffic policemen who regulate traffic at crowded city road crossing often wear masks. The traffic policemen wear masks to protect themselves from the smoke containing harmful gases which is emitted by the vehicles moving around them. अब फैक्ट्रियों में फैक्ट्रियों में लगी लंबी चिमनियों को फैक्ट्री में पैदा होने वाले धुओं को हवा में ऊपर ले जाने के लिए लगाया जाता है ताकि ज़मीन पर इसके हानिकारक प्रभाव को कम किया जा सके जहां लोग रहते हैं। वाहनों के इंजन जैसे कार, बस और ट्रक आदि में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन के जलने से हानिकारक गैस भी निकलती है। यह धुआं हवा में उत्सर्जित पाइपों के माध्यम से वाहनों के इंजन से जुड़ा होता है। यह भीड़ भाड़ वाले शहर के रोड क्रॉसिंग पर ट्रैफिक के विनियमित करने वाले पुलिसकर्मी अक्सर मास्क पहनते हैं। ट्रैफिक पुलिसकर्मी मास्क पहनकर ही अपना कार्य करते हैं। स्वयं हानिकारक गैसों वाले धुएं से जो वाहनों द्वारा उत्सर्जित होता है और उनके चारों ओर घूम रहा होता है। हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट लिविंग इन सॉइल। मिट्टी में रहने वाले जानवरों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे उपलब्ध होती है। द एनिमल्स विच लाइव इन सॉइल एंड द प्लांट रूट्स विच ग्रो इन सॉइल नीडेड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। दे गेट दिस ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर प्रेजेंट इन स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। जो जानवर मिट्टी में रहते हैं और पौधे की जड़ों से मिट्टी में उगती है जो उन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो मिट्टी के कणों के बीच रिक्त स्थानों में मौजूद हवा से उन्हें यह ऑक्सीजन मिलती रहती है। द एनिमल्स विच लाइव इनसाइड द सॉइल गेट ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग फ्रॉम द एयर present between the soil particles. The earthworms normally live inside the soil. The earthworms come out of the soil only during heavy rains. During heavy rains, all the spaces in soil which contain air get filled by rainwater, leaving no air in the soil for the earthworms to breathe in. Due to this, the earthworms have to come out of the soil to obtain air for breathing और रिस्पायरेशन। मिट्टी के अंदर रहने वाले जानवरों को मिट्टी के कणों के बीच मौजूद हवा से सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है। केंचुए समान रूप से मिट्टी के अंदर रहते हैं। भारी बारिश के दौरान भी मिट्टी से केंचुए बाहर निकलते हैं। भारी बारिश के दौरान मिट्टी के स्थान रिक्त स्थान जिनमें हवा होती है बारिश के पानी से भर जाते हैं और जिससे मिट्टी में हवा नहीं होती है। इससे सांस लेने के लिए मिट्टी में सांस लेने के लिए मिट्टी को बाहर आना केंचुए को बाहर आना पड़ता है सांस लेने के लिए। Many animals living in soil dig burrows and holes deep into the soil. These burrows and holes also make
space available for the air to move into the soil so that it can be used to obtain oxygen by the animals living there. We know that the roots of land plants grow in the soil, and soil has air in it, so the roots of plants which grow in soil get the oxygen for respiration from the air present between the soil particles. From this discussion, we conclude that air in soil is necessary for the animals and plants living in the soil. It is a common observation that a lump of cotton wool shrink when put in water. This is because the lump of cotton wool contains a lot of air, as it has large spaces between its fibers which get splayed by water, resulting in its shrinkage. मिट्टी में रहने वाले कई जानवर मिट्टी खोदते हैं और करते हैं। ये भूरे और छेद हवा को मिट्टी में जाने के लिए जगह भी उपलब्ध कराते हैं, ताकि इसका इस्तेमाल वहाँ रहने वाले जानवरों द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए किया जा सके। हम जानते हैं कि भूमि पौधों की जड़ों मिट्टी में बढ़ती हैं और मिट्टी में हवा है, तो मिट्टी में उगने वाले पौधों की जड़ों को मिट्टी के कणों के बीच मौजूद हवा में श्वसन के लिए ऑक्सीजन मिलती है। इस चर्चा से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि मिट्टी में रहने वाले जानवरों और पौधों के लिए मिट्टी में हवा आवश्यक है। यह एक समान अवलोकन है कि पानी में डालने पर वह कपास ऊन की एक गांठ में सिकुड़ जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कपास के ऊन की गांठ में बहुत अधिक हवा होती है, क्योंकि इससे तंतुओं के बीच बड़ी जगह होती है जो पानी से बाहर निकल जाती है, जिससे परिणाम स्वरूप इसका संकुचन होता है। हाउ डज ऑक्सीजन become available to the animals and plants living in water? पानी में रहने वाले जानवरों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे उपलब्ध होती है? The animals like fish which live in water are called aquatic animals. The plants which live in water are called aquatic plants. The water of ponds, lakes, rivers and seas has some dissolved air in it. So the animals and plants which live in water use the air dissolved in water for. अब वह जानवर जो पानी में रहते हैं, जैसे मछलियाँ, उन्हें जलीय जानवर कहा जाता है। जो पौधे पानी में रहते हैं उन्हें जलीय पौधे कहा जाता है। तालाबों, झीलों, नदियों और समुद्रों में पानी, इसमें कुछ ऑक्सीजन घुल जा गया है, तो जो जानवर और पौधे पानी में रहते हैं वह हवा में पानी में घुल जाती है। Breathing, since air contains oxygen, therefore we can also say that the animals and plants which live in water use the oxygen dissolved in water for breathing. सांस लेना या श्वसन, चूँकि हवा में ऑक्सीजन होता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ रहने वाले पशु और पौधे सांस लेने के लिए पानी में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। We can now explain how the living things in water get oxygen. Water has some dissolved oxygen in it. The water animals which live in water breathe in oxygen dissolved in water of ponds, lakes, rivers or sea. The plants that live in water also use the oxygen which is dissolved in water. Thus there is oxygen in water too. If there was no oxygen in water, then no living things cloud survive in water. हम ये बता सकते हैं कि पानी में रहने वाली चीज़ों में ऑक्सीजन कैसे मिलती है। पानी में कुछ घुलित ऑक्सीजन है। तालाब, नदी, समुद्र, झील के पानी में घुले ऑक्सीजन में सांस लेने वाले पानी मछली की तरह पानी में रहते हैं। पानी में रहने वाले पौधे भी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जो कि पानी में घुलनशील है। इसी प्रकार पानी में भी ऑक्सीजन है। अगर पानी में ऑक्सीजन नहीं होती तो कोई जीवित चीज़ यहाँ जीवित नहीं हो सकती और पानी में नहीं रह पाती। हाउ इज ऑक्सीजन इन एयर? थैंक यू।